चलिए एक बार हम पीएनसी के डाउट्स एक बार देख लेते हैं। 80 तक हुआ था हम लोग का, 81 to 100, 80 हो गया 80। The number of 7-digit positive integers found using the digit 1, 2, 3 and 4 only, and sum of the digit equal to 12. अब लोगों को 7 डिजिट का नहीं तो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इस देख लो, आप 1, 2, 3, 4 को यूज करो, आपके पास 7 प्लेस है और आपको एडिशन 12 चाहिए, तो क्या करोगे? 1 को 7 बार यूज करोगे तो नहीं बनेगा, 2 को 7 टाइम यूज करोगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि 2 को 6 बार यूज करके कुछ कर सकते हैं तो भी नहीं होगा। 2 को अगर 6 टाइम यूज करोगे तो 12, और एक 1 यूज करोगे तो 13 तक ही पहुंच जाओगे। अगर आपको 12 चाहिए ना, 12 चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, 2 को 5 टाइम और 1 को 2 टाइम, ये पॉसिबिलिटी है। 2 5 टाइम्स, 1 2 टाइम्स। फिर और क्या क्या हो सकता है? 2 अगर इससे कम करे, 4 टाइम करे तो 8 होगा, और सही, और फिर 1 टाइम 4 यूज कर ले। 2 अगर 3 टाइम यूज करोगे तो 6, तो बाकी 4 को 6 भरना है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 2 से तो मेरे हिसाब से यही केस बनने वाला है। 3 को देखते हैं। 3 को अगर 3 टाइम यूज करे, 9, और 1 को 3 टाइम, नहीं सॉरी 7 डिजिट का नंबर चाहिए। अच्छा ये भी तो नहीं चलेगा, ये भी तो नहीं चलेगा। आपके पास तो 7 ही प्लेस है, ये तो 8 प्लेस हो गया, 2 4 टाइम और 1 4 टाइम, ये भी तो कहां चलेगा? 3 को 3 टाइम यूज करोगे तो 9, 1 को 3 टाइम यूज करोगे तो 6 डिजिट होगा, तो वो भी नहीं चलेगा। 3 को 2 टाइम यूज करोगे तो 6, और बाकी भी नहीं चलेगा। चलेगा 4 टाइम 1 and 1 टाइम, 4 टाइम, 3 को 3 टाइम, 3 को 2 टाइम, मतलब 3 टाइम्स तो नहीं चलेगा ना। अब 2 उससे कम करने की ट्राई करते, 3 को 2 टाइम्स तो 6 हुआ। अब उसके बाद आप लोगों को और कितना चाहिए? 2 यूज हो गए तो अभी भी 5 प्लेस खाली पड़े, 5 प्लेस खाली पड़े। 1 को 4 टाइम यूज करे और 2 को 1 टाइम यूज करे तो हो सकता है ना। और 3 को अगर इससे कम करेंगे, 1 टाइम करेंगे तो 6 प्लेस, 3 1 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 हो गया, 2 3 टाइम, 1 3 टाइम, यस 1 3 टाइम, राइट, ये भी चलेगा। फिर 4 को 3 को लेके हो गया, 4 को लेके अगर करोगे तो 4 अगर 1 टाइम यूज करे, 3 टाइम्स तो वैसे ही हो जाएगा, 2 टाइम करोगे तो 8 हो जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। 1 टाइम यूज करके देख सकते हैं। अगर 1 टाइम यूज किया तो 6 प्लेस खाली है, 4 1 टाइम, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, तो 7 हो गया, 1 5 टाइम, 2 2 टाइम, 2 2 टाइम, 4 1 टाइम, 4 plus 4 8, और 1 4 और 1 मतलब 4 1 टाइम, हाँ ठीक है, 4 1 टाइम, 2 2 टाइम, 4, हाँ ठीक है। और इसमें आपको केसीसी बनाने पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या क्या चलेगा। इसके बाद ये सारे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल इनटू 1 के लिए 4 फैक्टोरियल, बाकी 2 तो चलो 1 टाइम है। फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू
इन सबका क्या करेंगे एडिशन, तो ऐड कर लो जो मिलेगा वो आंसर। इसमें तो वो सोचना ही पड़ेगा आपको हर केस को, तो पॉसिबिलिटी ए 90 90 में ऐसा हुआ जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता है, पासवर्ड बनाते हैं फिर भूल जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, बट उसको इतना याद है कि पर्सन फॉरगेट्स हिज 4 डिजिट एटीएम पिन कोड, बट he remembers that in the code all the digits are different, सारे digit different है, and the greatest digit is 7 and the sum of the first 2 digit is equal to the sum of the last 2 digits, then the maximum number of trial necessary to obtain the correct code। तो maximum times उसको कितने ट्रायल लेने पड़ेंगे कि उसको करेक्ट कोड मिल जाए। 4 प्लेस और 7 यूज हो ही रहा है, तो एक बार 7 को आप तो कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 7 को मैं फर्स्ट प्लेस पे यूज कर रहा हूँ, और हमें और कंडीशन क्या है कि इन दोनों पे जो आप लोगों का एडिशन होगा और इन दोनों पे जो एडिशन होगा वो सेम है, राइट। 7 को लेके यहाँ पर क्या क्या चॉइस है आपके पास, 0 है ना, 7 और 0 है, तो यहाँ पर 7 0 हुआ, तो यहाँ पर 7 + 0 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 लाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 4 2 5 1 6, और इसको उल्टा तो चलेगा ही चलेगा, राइट। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली देखा जाए तो आपके पास 7 0 को लेके कितनी चॉइस आई, 6, जैसे 1 2 3 और उसको उल्टे, तो 6 चॉइस, और ये तो 7 0 को लेके है, तो 0 7 को लेके और 6 चॉइस, तो 6 + 6 ये बेसिकली 12 चॉइस है। फिर 7 0 को लेके हुआ, फिर 7 1 को लेके अगर करें तो 8 हुआ, तो 8 को लेके क्या क्या चॉइस, 4 4 चलेगा ना, डिफरेंट लीजिए, 3 5 चलेगा, 2 6 चलेगा, 1 7 चलेगा, अच्छा 1 7 भी नहीं चलेगा, वो भी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 3 5 चलेगा, 2 6 ही चलेगा। अब अगर सर 0 8, तो 0 8 भी इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज मैक्सिमम 7 ही यूज कर सकते हो, बोला है कि भाई जो सबसे बड़ा डिजिट है वो 7 है, तो यही चलेंगे ना। तो यहाँ पर ये 2 चॉइस गिन रहे वो 4 हो जाएंगे, और इसको 7 1 को लेके 4 चॉइस, तो 1 7 को लेके और 4 चॉइस, तो 8, फिर 7 2 लोगे तो 9 हुआ, 9 अगर लाना होगा तो क्या क्या चॉइस है, 3 6 and 4 5, वापस 8 चॉइस, फिर 7 3 को लेके करोगे तो 4 6 5 5 नहीं चलेगा, डिजिट डिफरेंस है, 2 8 नहीं चलेगा क्योंकि 7 से बड़ा नहीं ले सकते आप, 3 7 भी नहीं चलेगा, बस एक ही चलेगा, तो 2 चॉइस, तो सॉरी 4 चॉइस, और 6 6 4 और 3 7 3 3 7, फिर 7 4 लिया तो फिर मेरे हिसाब से चलता ही नहीं होगा, क्योंकि 7 4 लिया तो 1 10 चलेगा नहीं, 2 9 नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेंगे, 4 6 भी नहीं चलेगा, 4 7 भी नहीं चलेगा, वो यूज हो गया, तो 5 से बड़ा हो सकता है, 5 6 एक चलेगा। फिर अगर 7 5 ले लिया 12, तो 12 के साथ अगर 7 4 अगर 11 लिया तो हो गया, 7 5 ले लेना, ठीक है, 7 5 ले रहे तो 12 के देखिए पॉसिबिलिटी 6 6, बट वो ले नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि अब कुछ आगे 7 6 ही नहीं चला, तो फिर आगे तो कुछ चल ही नहीं रहा होगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 12 + 8 20 28 32 36, इसका में कि इसको मैक्सिमम तो कुछ भूल नहीं गए हैं, हाँ मतलब ये ठीक है, बट 36 × 2 मतलब 72, ये 36 सही है ना। अब ये जो मैंने 36 है, ये से तो इसका डबल, क्यों डबल, तो 7 0 यहाँ लिया तो वही 7 0 यहाँ पर भी ले सकते हैं, जो पहले 2 डिजिट को लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, लास्ट 2 में वो फर्स्ट 2 डिजिट हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 72। तो अपने को टोटल कितने चाहिए, 72 मैक्सिमम मैसेज चाहिए पासवर्ड बना।
91 का क्वेश्चन। Some couples participate in a mixed double badminton tournament. Mixed doubles badminton tournament. If the number of matches played so that the no couple in a match is 840, then the total number of persons who participate in the tournament, right? अच्छा, couples मतलब husband and wife. अब आप लोगों के टोटल मैचेस कितने हो रहे हैं? टोटल 840 की क्वेश्चन में दिया है, बट उसमें कोई भी मैच में कपल खेल नहीं रहे। इसका मतलब ये होता है इसमें अंदर टोटल कितने कपल है अपने को पता नहीं है, बट ये पता है कि मिक्स डबल है, मतलब एक तरफ मेल फीमेल का मैच होगा, सामने मेल फीमेल। तो आपके पास ये बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक बार के लिए एन कपल है, तो एन कपल से तो हस्बैंड भी एन होंगे, वाइफ भी एन होंगी। अब उस एन हस्बैंड में से एक को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, राइट? अगर मैंने यहाँ पर अगर एक को सिलेक्ट किया NC1, एक हस्बैंड को सिलेक्ट किया, तो ये कंफर्म है कि अब जो आप लोग वाइफ सिलेक्ट करोगे वो उस सेम कपल नहीं है, तो वाइफ सिलेक्ट करने के लिए आपके कितनी चॉइस होगी? N-1, राइट? ये हस्बैंड S1 W1। फिर आप और एक मेल सिलेक्ट करोगे, तो उस मेल के लिए सिलेक्ट करने के लिए आपके पास अब कितनी चॉइस होगी? N-2, क्योंकि एक तो आप सिलेक्ट कर चुके हो, वो तो आ गया। जो वाइफ सिलेक्ट किया उसका हस्बैंड को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो दो कम हो गए देखा जाए तो बचे कितने? N-2। अब यहाँ पर N-3, ये सिर्फ अभी तक सिलेक्शन हुआ है, ये सिर्फ अभी तक सिलेक्शन हुआ। दो हस्बैंड सिलेक्ट किया, दो वाइफ सिलेक्ट किया। अब उनका ग्रुप भी तो बनाना पड़ेगा, उनको ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। मतलब जो हस्बैंड आपने सिलेक्ट किया होगा उसके साथ W1 भी ले सकते हो। अगर S1 W1 लिया तो S2 के साथ W3 लोगे, है ना? ये W1 की जगह पर और कुछ नाम दे देते हैं, W4 दे देते हैं। तो H1 W4 होगा तो H2 W3 को खेलना पड़ेगा, और H1 के साथ अगर W3 लिया तो H2 के साथ फिर कंपलसरी। तो उनका ग्रुप बनाने के लिए और दो चॉइस है, और सिलेक्शन के लिए इतनी चॉइस है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ग्रुप्स बनाने के लिए इतनी होगी, ट्वाइस ऑफ NC1 into N-1C1 into N-2C1 into N-3C1। और टोटल मैचेस कितना हो रही है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 840। इसका टोटल आंसर 840। जितनी पॉसिबिलिटीज होगी उतनी तो मैचेस हो रहा होगी, ठीक है? इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा? 420। ये चारों पे चारों कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर इस तरफ 4 कंसेक्यूटिव है तो सामने भी 4 कंसेक्यूटिव बन, तो पूरा तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, N-4 के टर्म्स में इक्वेशन आएगा। तो इसको 4 कंसेक्यूटिव में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो पहले छोटे छोटे नंबर फैक्टर को डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? 210। 210 को डिवाइड करोगे तो 2 into 105, बराबर है ना? 105 को फर्दर डिवाइड करोगे तो 3 into 35। 35 को डिवाइड करोगे तो 5 into 7। और हमें पता है कि भाई एक प्राइम नंबर आ गया तो फिर रुक जाना है। जैसे 7 आए तो कंफर्म है, कब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो सारे नंबर इसी के आजू बाजू के होंगे। ये 6 देख लेते हैं कुछ क्या पॉसिबिलिटी है। ये 4, और अगर 4 कंजुगेटिव नहीं बने, अगर सपोज नहीं बने, तो फिर यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगा। इसको बना पा रहे 7 के साथ फिर 6 चाहिए, 6 चाहिए तो 5 आया, तो फिर 4 आना चाहिए। कैलकुलेशन बराबर है, तो ये चेक करते हैं। कैलकुलेशन तो बराबर है।
लॉजिक में मिस हो रहा है हमसे। आंसर 7 आ रहा है, मतलब 14 आ रहा है, दिया 16 है। वापस एक बार चेक करके सब सुन लेते हैं। 2 मिनट्स कर दिया था। कहाँ से? सर 840 दिया हुआ है ना, 450 में। नहीं सही। हाँ बराबर है, मेरा यहाँ 420 है, 840। ओके, अब देखो इसमें एक्चुअली वो एक चीज ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो आप लोग सिलेक्ट करो दो हस्बैंड को, तो उसका ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है। इसको जो पहले सिलेक्ट किया उसको पहले सिलेक्ट किया, उसको बाद सिलेक्ट किया, मतलब ऐसे नहीं जाके मैं आपको इजी बता देता हूँ। हस्बैंड कितने, ये आपको कितने चाहिए? 2, कोई भी 2 ले लेते हैं पहले। NC2 दो हस्बैंड सिलेक्ट कर लिया। अब वुमेन्स को सिलेक्ट करने के लिए, वाइफ को सिलेक्ट करने के लिए, जो 2 हस्बैंड सिलेक्ट किए होंगे उन दोनों वाइफ को तो मना ही कर दो, आप नहीं खेल सकते। तो बच्चे कितने? तो उसमें कोई भी 2 सिलेक्ट करोगे, फिर उनका ग्रुप बनाओगे, 2 हस्बैंड 2 वाइफ, तो 2 तरीके से ग्रुप बन सकता है, जो भी देखा था हमने। कितने टोटल मैचेस होंगे? और NC2 मतलब क्या होगा? n into n minus 1, करेक्ट? Right, n into n minus 1, n minus 2 C2, n into n minus 1 divide by 2, n minus 2 C2 is n minus 2 into n minus 3 divide by 2, तो 2 into 2 4, और वो ग्रुप का 2, तो 2 to the 4 होगा यहाँ पर, और फिर वो 2 सामने मैचेस कितना दिया था? 840, और वो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 equal to 2 into 840, करेक्ट? और वो 2 into 840 को जब आप लोग ब्रेक करते हो, बेसिस हमने 420 का बेसिस लिया था, दिया क्या था उन लोगों ने? 840 दिया हुआ है, तो 840 दिया हुआ है, तो 840 में क्या होगा? फिर वापस वही 2 से आप डिवाइड करना चालू करोगे, तो 2 into 420, 2 into 210, 2 into 105, 105, 3 into 35, 35, 5 into 7, सही है, राइट? ये 3 into 7 को आप कुछ नहीं कर सकते, 5 को आप कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है ये। 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6, और ये 2 3 टाइम है तो कितना हो जाएगा? 8, तो 8 7 6 5 4 कंसेक्यूटिव आ गए। तो सबसे बड़ा कंसेक्यूटिव कौन है? 8। बेसर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? n, तो n 8 है, n 8 है मतलब 8 कपल्स है, तो पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 6। ये समझ आया ना कि इसमें हम लोग वो मिस कर गए थे कि भाई ये आप लोग यहाँ पर जो हस्बैंड सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पर समझ आपने H1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने H2 को सिलेक्ट किया, तो ये H2 और अगर यहाँ पर H2 आया होगा, यहाँ पर भी H1 आया होगा, तो वो पॉसिबिलिटी एक ही नहीं होगी। H1 H2 पहले H1 और फिर H2 हो, या पहले H2 और फिर H1 हो, तो बात तो वही 2 लोगों की हो रही है, तो उसका अलग अलग तो थोड़ी बात बोल सकते हो। इसीलिए आपको ऑर्डर भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप कौन पहले सिलेक्ट करो और कौन बाद में सिलेक्ट करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बेटर है कि हम पहले 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, NC2 into n minus 2 C2, और 2 into 2 किस लिए? वो ग्रुप बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, और उसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस 840, तो n equal to 8 आएगा, तो टोटल 16 पार्टिसिपेंट्स। तो 88 गलती से PNC में आया है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? प्रोबेबिलिटी हो या PNC एक ही बात है, बस प्रोबेबिलिटी और PNC में क्या डिफरेंस होगा? प्रोबेबिलिटी और PNC में क्या डिफरेंस होगा? प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ के आए हो, पढ़े हो ना, 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, तो प्रोबेबिलिटी और PNC में क्या डिफरेंस होता है? प्रोबेबिलिटी हमेशा Probability is what? Probability is the ratio of the desired outcome and total outcome. Probability क्या होता है? Favorable outcome upon total outcome, और PNC में हमें सिर्फ favorable outcome से मतलब है, total outcome क्या होता है, क्या लेना देना है, राइट? बस इतना ही फर्क होता है। इसलिए अगर probability भी जानना है तो आपको favorable outcome और total outcome निकालना तो आना चाहिए ना, फिर आप रेशियो तो फाइंड करोगे।
तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम के लिए आपको पीएनसी चाहिए, और पीएनसी आता होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसे 88 क्वेश्चन अपने एक बार चेक करते हैं। तो 88 क्वेश्चन में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है कि बैग कंटेन्स हाउ मेनी व्हाइट बॉल, 6 व्हाइट बॉल, 6 white balls and 4 black balls, right? A die rolled once and the number of ball equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. फिर क्या बोलते हैं कि आप एक डाइस को थ्रो करो, उस डाइस पे जो नंबर आएगा उतने बॉल को आपको सिलेक्ट करना है ना। ये बोला a die rolled once and the number of balls equal to the number of obtained on the die are drawn from the bag at random. The probability that all the balls drawn are white. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे के सारे बॉल जो आप निकालोगे वो व्हाइट आने चाहिए। तो हम डाइस को थ्रो करना चालू करते हैं। डाइस को थ्रो करोगे तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि डाइस में 1 आए, हो सकता है। अब डाइस में 1 आने के बाद, क्योंकि आप पूरा इवेंट को सोचोगे तो पहले आपने डाइस को थ्रो किया होगा, और जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो डाइस पे 1 आ सकता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये डाइस थ्रो हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो काम खत्म नहीं हुआ। तो जब डाइस को थ्रो किया, डाइस पे क्या आया 1। अब क्या करोगे, यहाँ से आप एक बॉल निकालोगे और वो बॉल कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो बॉल व्हाइट होना चाहिए। तो वो जो एक बॉल निकालोगे वो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 41/10C1। निकलने को तो 10 में से कुछ भी निकल सकता था। तो टोटल आउटकम इज 10C1, डिसाइड आउटकम इज 4C1। व्हाइट है, सॉरी व्हाइट है 61। प्लस दूसरा केस हो सकता है कि डाइस को थ्रो करूं और 2 आए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो फिर आप कितने बॉल निकालोगे, अगर डाइस पे 2 आए तो कितने बॉल निकालो, 2, और वो दोनों कैसे आने चाहिए व्हाइट। तो दोनों व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 62/10C2 प्लस डाइस पे 3 भी तो आ सकता था, तो 1/6 3 आने की, तो तीनों व्हाइट आने चाहिए, तो 63/10C। फिर 4 भी आ सकता है, तो 1/6 इंटू 64/10C4 प्लस 5 आने की 1/6 65/10C5, और डाइस पे अगर 6 आ गया तो 6 कैसे व्हाइट आ सकते हैं, तो 66/10C। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब में से क्या कॉमन है, वो तो पहले कॉमन ले लेते, बाकी सोल्व करते जाते हैं। 61/10C1 3/5, 62 का आंसर 15, 10C2 का आंसर 45, तो 1/3 ना, 63 20 10C3 120, so 20/120 1/6 64 62 के बराबर होता है, और 62 15 है, 62 15 है, 10C4 210, तो 15/210 कितना हो जाएगा, 5/210 है ना, 1/14 प्लस यहाँ पहुंचे 65 6 और 10C5 और 10C3 सेम होता है, तो 10C3 120 होता है, 10C5 तो 65 6 होता है, 10C5 252 होता है, तो 6/252 1/41 और सॉरी 42। फिर यहाँ पहुंचे 66 1 और 10C6 और 10C4 सेम, तो 210। ये आप लोगों का बहुत है। एलसीएम भी कितना होगा, 210 होता होगा ना। एलसीएम अगर 210 लेते हैं तो क्या आता होगा, एक बार चेक करते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 से। 5 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 42 इंटू 3 126। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 70 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 35 है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15। 42 को 5 और 210 is 1, ठीक है।
252 चेक करो 252 यार है 35 15 50 55 125 125 और 126 251 plus 1 252 252 by 6 into 210 6 42 और 42 by 210 1 by तो चेक करिए आंसर 105 इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हो चुका है तो बस नाम हमने लिया नहीं बिकॉज पीएनसी आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी भी आता है ये कुछ नहीं करना है प्रोबेबिलिटी में बस आपको क्या करना है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम और पीएनसी में एग्जैक्टली पीएनसी की क्वेश्चन हमें टोटल आउटकम से मतलब नहीं था तो प्रोबेबिलिटी में होगा फिर देखो 100 तक नोट पे एरिया 90 98 क्वेश्चन एक बार समझते हैं 98 क्वेश्चन फंक्शन बनाने हैं फंक्शन जब भी बनाए तो मैंने आपको हमेशा यही इंटरप्रिटेशन सिखाया है नंबर ऑफ बॉल और नंबर ऑफ बॉल कितने बॉल दे रहे हैं 5 एबीसीडी नाम के 5 बॉल है सामने बॉक्स कितने 4 और आपको ऑन टू फंक्शन बनाने हैं ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ रेंज इक्वल टू कोडोमेन या कोडोमेन ये सारे यूज होने चाहिए तो कि 5 बॉल को 4 बॉक्स में रखना है एक भी बॉक्स खाली नहीं रखना चाहिए मतलब चारों के चारों बॉक्स यूज होने चाहिए ठीक है ये कंडीशन है अब उसमें उन्होंने एक बोल दिया कि सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू अच्छा मुझे छोड़ दो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मुझे बताओ पहले इसको कि 5 बॉल को 4 बॉक्स में डालना है और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए तो कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects into r different group when 0 is क्या था उसका शॉर्टकट r into n minus rc1 into r minus 1 raised to n plus rc2 into r minus 2 raised to n चलता रहेगा तब तक 0 नहीं आ जाता r कितना है 4 4 बॉक्स है raised to power 5 minus 4c1 4 minus 1 is 3 raised to power 5 plus 4c2 4 minus 1 is 2 2 raised to 5 minus इसका अगर 4c3 rc3 भी होगा 4c3 4 minus 3 1 इसका और एक टर्म आएगा rc3 r minus 3 raised to उसके आगे जाने की जरूरत नहीं होगी तो r minus 4 0 हो जाएगा तो 1 raised to 5 यहाँ तक आएगा इसको एक बार सोल्व करते हैं 4 raised to 5 1024 3 raised to 5 243 243 ना तो 4 into 243 पर एक कैलकुलेशन करें ना 2 raised to 5 32 4c2 is 6 ना तो 6 into 32 minus 4c3 4 1 raised to 5 तो 1 ही होगा ये कितना होगा टू 240 आ रहा है ना एक बार वेरीफाई करो 240 आ रहा है ठीक है 240 आ रहा है अब ये 240 आंसर तब आया जब आप लोगों से कितना ही क्वेश्चन दिया होता 5 बॉल 4 बॉक्स में रखना है और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए कितनी चॉइस होगी 240 अब मुझे बताओ ये जो 240 चॉइस है उसमें ए नंबर का जो बॉल होगा वो कहाँ कहाँ गया हो सकता है
1 में भी गया हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, और उसको कोई पार्शियलिटी होगी कि नहीं मैं 1 में ज्यादा बार जाऊंगा, 2 में कम टाइम जाऊंगा, ऐसा कुछ भी। तो इसमें जो हर एक में इक्वल टाइम गया होगा। तो अगर ये 240 टोटल है, तो अगर सिर्फ 1 में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने बोला कि 1 में नहीं जाना चाहिए, तो 1 में कितनी बार गया होगा? 60 टाइम। भाई टोटल 240 गया, इसमें भी 60 टाइम गया होगा, इसमें भी 60 टाइम गया होगा, इसमें भी 60 टाइम गया होगा, इसमें भी 60 टाइम गया होगा। अब 1 में नहीं जाना चाहिए, हम क्या करेंगे? -60 कर देंगे, तो 98 का आंसर 180 होगा। और कोई है मुझे तक में 77 The number of ways 16 identical cubes of which 11 are blue and rest are red. अगर टोटल 16 क्यूब तो उसमें 11 ब्लू है, तो बाकी के जो 5 होंगे रेड होंगे। Can be placed in a row so that between any two red cubes there should be at least 2 blue cubes. 5 red cubes R1, R2, R3, R4 और आइडेंटिकल क्यूब है, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें कौन पहले और कौन बाद में? नहीं, सारे पहले 4 ही लिखता हूँ ना, फिर R1 R2 भी क्यों लिख रहा हूँ? ये 5 रेड क्यूब, उनके बीच में किसको रखना है? ब्लू क्यूब। और मिनिमम कितने ब्लू क्यूब होने चाहिए? 2 इन रो सो दैट बिटवीन एनी टू रेड क्यूब देयर शुड बी एटलीस्ट 2 ब्लू क्यूब। अच्छा, रेड के पहले ब्लू रख सकता हूँ, तो वो एक भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं x नंबर ऑफ ब्लू क्यूब रख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसा भी तो सकते मैं ब्लू रखूँ ही नहीं, पॉसिबल है। इस रेड और इस रेड के बीच में अगर मैं y ब्लू क्यूब रख रहा हूँ, इसके बीच में सपोज मैं z ब्लू क्यूब रख रहा हूँ, इसके बीच में सपोज मैं a ब्लू क्यूब रख रहा हूँ, इसके बीच में सपोज मैं b ब्लू क्यूब रख रहा हूँ, और इसके बाद में सबसे लास्ट में सपोज c रख रहा हूँ, तो ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू b क्या होना चाहिए? c क्या होना चाहिए? लास्ट में हो सकता है भी ना, उसके पहले सारे खत्म हो गए। और इन सब का टोटल x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 11। कौन सा कंसेप्ट? वापस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला। 11 बॉल को 1 2 3 4 5 6 बॉक्स में रखना है, उसमें से 2 बॉक्स में 0 एडमिसिबल और 4 में मिनिमम 2 तो रखने ही है। और आपके पास जो कंसेप्ट है दोनों कैसे 0 इज एडमिसिबल 0 इज, आपको सबको सेम जगह पर सेम प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते थे? क्वेश्चन किया था 2 को शिफ्ट करते थे, y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, a-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसको कैपिटल Y नाम देते थे, तो स्मॉल y कितना हो जाएगा? अगर इसको कैपिटल Y नाम दे तो स्मॉल y क्या हो जाएगा? कैपिटल Y प्लस 2, इसको कैपिटल Z नाम दिया तो स्मॉल z क्या हो जाएगा? कैपिटल Z प्लस 2, इसको कैपिटल A नाम दिया तो स्मॉल a क्या होगा? कैपिटल A प्लस 2, और इसको अगर कैपिटल B नाम दिया तो कैपिटल B प्लस 2 इक्वल टू 11। तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एक उत्तर फिर देंगे तब क्या हो गया? x प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस C इक्वल टू 3। अब पूरा क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन क्या हो चुका है? 3 बॉल 6 बॉक्स और बॉक्स खाली रहेगा, समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं बना है। और उसके लिए डायरेक्टली क्या था? n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। n कितना?
n कितना 3 है, n तो 3 है, r कितना 6 -1 c of 6 minus 9 minus 1 8 c of 5 8 c of 5 और 8 c of 3 सेम होता है। 8 c of 3 को सोल्व करो 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2 into 1 तो 6 और 6 कैंसिल आंसर। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको रखना है इसमें टोटल हमारे पास 56 चॉइसेस होगी। ठीक है, अब अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, अगर कोई क्लास के बाद आप डिस्कस कर लीजिएगा 100 के अंदर पे थे क्या होता। बाइनोमियल में हम लोग टेक्स्ट बुक तो खरीद चुके थे ना, और टेक्स्ट बुक में सबसे लाइक भी वही है जो सब मैंने बताया था, डिविजिबल वाला कोई एक क्वेश्चन है। बाकी जो मेन थीम है बाइनोमियल थ्योरम का जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि x + y प्लेन फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ r = 0 to n and c of r x⁻n - r into y⁻r इसका जनरल टर्म P of r + 1 = NP of r x⁻n - r y⁻r और इसके रिलेटेड वो सम फाइंड कर और कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है या किसी का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। मिडिल टर्म फाइंड करना आ गया था, r टर्म फ्रॉम n फाइंड करना भी आ गया था। क्या होता है r टर्म फ्रॉम n? T - r + 1 टर्म फ्रॉम डिग्री है ना। और एक बार मुझे टर्म पता चला तो मुझे r पता चले, r ही तो नहीं होता, बाकी सब ये होता है। कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि सपोज आपको दिया हुआ है कि 1 + x into 2x² + 3/x raised to power 10 और बोला गया है कि इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 6 फाइंड करना है। इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 6 फाइंड करना है, राइट। अब इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें और भी टर्म ले लेते हैं। सपोज 1 + x + x² दे दिए, तो अगर इतना ही होता क्वेश्चन तो फिर मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था, बट उनके साथ ये भी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 के साथ ये, तो 2x² + 3/x raised to power 10 plus x into 2x² + 3/x raised to power 10 plus x² into 2x² + 3/x raised to power 10। इनका जनरल टर्म हमें आता ही है, क्या होगा इनका जनरल टर्म? T of r + 1 = NC of r, n कौन है 10, तो 10C of r x का पावर n - r into y कौन 3/x और उसका पावर r। फिर क्या करते थे, सारे कांस्टेंट को साथ में ले लेते थे, 10C of r 2 का पावर n - r into 3r भी होगा और x का पावर क्या होगा 20 - 2r और x raised to r ऊपर देगा तो x raised to -r और बेस सेम होगा तो पावर का, तो x का पावर कितना 20 - 3r, 2r तो यही पड़ता और एक x raised to -r भी है, करेक्ट या तो बराबर। अब आपके 3 टर्म, इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म 11, और उस 11 टर्म्स में से आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए
x रेज़ टू 6 का x रेज़ टू 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए मुझे जो x का पावर है 20 माइनस 3r उसकी जगह पर क्या चाहिए 6। आपको तो x का पावर 6 चाहिए ना, तब x के पावर को किसके साथ इक्वेट करोगे 6 के साथ। तो अगर मैंने 6 के साथ इक्वेट किया तो 14 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 14/3। क्या पॉसिबल है? क्योंकि r हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जैसे कोई भी टर्म नंबर के साथ फ्रैक्शन हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर सेकंड टर्म पे आ जाते हैं। सेकंड टर्म में भी एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे 11, और 11 के 11 टर्म के साथ x भी मल्टीप्लाई होगा। आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए? तो फिर अंदर मुझे x रेज़ टू कितना चाहिए होगा, क्योंकि x को मल्टीप्लाई में आने वाला है 5। अगर ऑलरेडी मेरे पास x रेज़ टू 1 है तो फिर अंदर में x रेज़ टू 6 थोड़ी ढूंढूंगा, मैं क्या ढूंढने वाला है x रेज़ टू 5 पता करूंगा। फिर तो इस तरह की जो x का पावर आएगा 20 माइनस 3r उसको किसके साथ इक्वेट 5 के साथ, तो 5 के साथ इक्वेट करोगे तो 15 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 5। ये पॉसिबल है, r को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो पॉसिबल है। ये सेकंड टर्म की बात हुई। अब थर्ड टर्म पे पहुंचता हूं। थर्ड टर्म में पहुंचता हूं तो वहां पर ऑलरेडी आपके पास एक x स्क्वायर है, तो फिर इसके एक्सपांशन में जो 11 टर्म्स होंगे उसको आप क्या पता करना है x रेज़ टू 4 है ना, क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो x रेज़ टू 4 आएगा तो x रेज़ टू 6 हो जाएगा। तो 20 माइनस 3r जो पावर था वो किसके साथ इक्वेट होगा 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 16/3। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर कभी भी x रेज़ टू 6 नहीं आएगा, यहाँ पर कभी भी x रेज़ टू 6 नहीं आएगा, यहाँ पर x रेज़ टू 6 आ सकता है, और वहां पर जो x रेज़ टू 6 आएगा उसके लिए r को क्या होना पड़ेगा 5। तो मेरा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, r की जगह पर क्या रख लेंगे 5, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 इक्वल टू 10c of 5 into 2 raised to power 10 minus 5, और 2 raised to power 5 into 3 raised to power भी 5। तो इसका जो आंसर आता होगा 252 into 32 into 243 जो भी मिलेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही टर्म में वो सेटिस्फाई होता है, हो सकता है कि यहाँ पर भी पॉसिबल हो, यहाँ पर भी पॉसिबल हो, और यहाँ पर भी पॉसिबल हो। तो फिर क्या करते हैं लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 के लिए ऐड कर लेते हैं। इसके भी एक्सपांशन x रेज़ टू 6 आएगा, इसका भी x रेज़ टू 6 होगा, इसका भी x रेज़ टू 6 होगा, तो तीनों को फिर ऐड करते हैं। राइट, समझ आया? अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक और एक होती है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 + 3x + x स्क्वायर था, और फिर आपने जब ब्रैकेट ओपन किया होगा तो 1 के साथ हुआ, फिर यहाँ पर 3x आया होगा, तो ये सब कुछ तो सेम होगा। लास्ट में जब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 पता करोगे तो r को 5 तरफ देते हैं बच्चे, और वो 3 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि 3 भी तो मल्टीप्लाई में आया होगा, तो उसके कोएफिशिएंट में यहाँ पर एक into 3 ही आएगा, वो बस नहीं भूलना है ना, क्योंकि इसके 11 टर्म के साथ 3x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3 भी तो कोएफिशिएंट में आना चाहिए, वो बस ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि जहां पर आप लोगों के पास अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स है, तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लो और इंडिविजुअल टर्म के लिए पता कर लो किस किस टर्म में उस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट पॉसिबल है, कौन से टर्म में कौन पर्टिकुलर कोएफिशिएंट पॉसिबल नहीं। एक बार आप लोग DPP1 निकालो।
PP1 में आप लोग चेक करो जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26 में क्या दिया क्वेश्चन। Given positive integers r is greater than 1 and greater than 2, the coefficient of 3r term and r plus 2 term in the binomial expansion of 1 plus x raised to 2n are equal. Of 1 plus x raised to 2n are equal. इनके कोएफिशिएंट इक्वल है तो आपको बोला है कि प्रूव करके दो कि n इक्वल टू 2r होगा। हमें क्या प्रूव करके देना है कि n इक्वल टू 2r होगा। कौन कौन से टर्म की बात चल रही है तो मैं बता सकता हूँ। अगर मुझे 3r टर्म फाइंड करना है तो मुझे जनरल टर्म जो है उसमें r को क्या लेना चाहिए 3r। अगर मुझे 3r टर्म ढूंढना है तो मुझे जनरल टर्म में r की जगह पर क्या लेना चाहिए 3r माइनस 1। इसमें r की जगह पर क्या रखूंगा 3r माइनस 1। n क्या है इसका n क्या है 2n। n क्या है 2n co। r की जगह पर क्या आएगा 3r माइनस 1। x कितना है 1 तो 1 का पावर 2n माइनस 3r माइनस 1। ऐसा नहीं कि लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता 1 इंटू x का पावर। कौन सी फॉर्मूला लगाए कौन सा कंसेप्ट लगाए NC ऑफ r x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r। वो n x और y को बदलने वाला है क्वेश्चन के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट कौन सा टर्म ढूंढना है r प्लस 2। तो अगर r प्लस 2 टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पर क्या लेना चाहिए r प्लस 1। तो यहाँ पर क्या देगा 2n c ऑफ r प्लस 1 इंटू 1 का पावर 2n माइनस r प्लस 1 इंटू x का पावर r प्लस 1। ये ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3r टर्म का जो कोएफिशिएंट है और r प्लस 2 टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। 2n c ऑफ 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 2n c ऑफ r प्लस 1। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपको n और r के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। मुझे बताओ जैसे ही अपने कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और इक्वालिटी दिखी तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आती है NC of r इक्वल टू NC ऑफ n माइनस की है इक्वालिटी। और इस प्रॉपर्टी का रूल क्या था यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है उनका एडिशन टोटल के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो 3r माइनस 1 और r प्लस 1 का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए 2n के बराबर होना चाहिए। माइनस 1 और प्लस 1 तो 3r प्लस r 4r इक्वल टू तो n इक्वल टू जो आपको प्रूव करना था। तो यहाँ तक बाइनोमियल का कंसेप्ट है। उसके बाद अगर इक्वालिटी आई तो हमें पता है प्रॉपर्टी कौन सी तो NC ऑफ r इक्वल टू NC ऑफ n माइनस r। और उसके हिसाब से यहाँ का एडिशन जो होगा टोटल के बराबर हो जाए। वैसे नीचे भी आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे 33 भी ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक पूरी सीरीज दिया हुआ है। एक पूरी सीरीज दिया हुआ है जिसमें 1 प्लस x का पावर 21 से चालू हो रहा है फिर वो खत्म हो रहा है आगे बढ़ते बढ़ते 22 23 कहाँ पर खत्म हुआ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 30 पे खत्म हुआ। हमें किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 5 का। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म है 22। उसका जनरल टर्म कौन सा T of r plus 1 equal to NC of r into 1 लिख ही नहीं रहा छोड़ दो into x का पावर r
इसमें से क्या फर्क पड़ेगा जनरल टर्म में? 21 की जगह पर उसके आगे जब 23 होगा तो 23 CR, यहाँ जब पहुंचोगे तो 30 CR। आपको किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है? x⁵ का। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या हो जाएगा आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या हो जाएगा? इसमें x का पावर 5 चाहिए, x⁵ का कोएफिशिएंट r की जगह पर 5 चाहिए होगा, तो यहाँ पर r की जगह पर तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या हुआ? फर्स्ट ब्रैकेट में मतलब फर्स्ट एक्सपांशन में 21, तो फिर यहाँ क्या आता होगा? तो यही तो बदलने वाले 22, तो 22 फिर 23 चलता रहेगा कहाँ तक? 30 पे जब पहुंचोगे तो 36। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ होगा, यही मेरा आंसर है। तो बेसिक इस फॉर्म में तो नहीं छोड़ के आऊंगा। तब बाइनोमियल खत्म, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी चालू। एडिशन है, कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? NC of R plus NC of equal to n+1 C of R। पर अगर ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो कंडीशन क्या है? ये सेम होना चाहिए और नीचे कंसेक्यूटिव होना चाहिए। यहाँ पर नीचे सेम है जबकि होना चाहिए था कंसेक्यूटिव, और ऊपर सेम होना चाहिए, तो ऊपर सेम है ही नहीं कहीं पर। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो कैसे करूँ? 21C4 प्लस 21C4 21C4 करने से फायदा नहीं होगा, 21C6 करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आंसर है तो बड़ा वाला टर्म आता है, r और r-1 में जो बड़ा होगा वो आएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मुझे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो मुझे एक टर्म चाहिए होगा जिसमें ऊपर का नंबर सेम हो और नीचे कंसेक्यूटिव। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर ऐड करता हूँ 21C6। तो अगर ऐड करूंगा तो सामने फिर माइनस भी कर लूंगा। अब इन दोनों में अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो आंसर कितना होगा? 22C6 और वो 22C6 इसके साथ पेयर बनाएगा तो आंसर क्या होगा? वो इसके साथ पेयर बनेगा तो ऐसे चलता रहेगा। एक बार यहाँ तक पहुंचोगे 30C6 और 30C5, तो आंसर कितना? 31 माइनस। इसमें आगे जाके आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन तो नहीं बट कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, तो यूज करना आना चाहिए। ये देखो इसके बाद में 28 क्वेश्चन को हमें से समझने की ट्राई करो। पूछना क्या चाह रहे हैं? वो पूछना ये चाह रहे हैं आप लोगों को हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन पता है? रेडिकल साइन मतलब जिसके पावर में फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना, फ्रैक्शनल पावर को बोलते हैं रेडिकल साइन। x का पावर 1/2, x का पावर 2/3, x का पावर 3/7, ऐसे जो पावर होता है उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कितने टर्म होंगे जहां पर x का पावर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू की जगह पर कोई इंटीजर आना चाहिए। x का पावर 2 होगा तो दिस इज नॉट ए रेडिकल साइन। रेडिकल साइन उसी को बोलोगे जब पावर में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, राइट। तो क्वेश्चन में ये बोला है हमें कि x⁵ प्लस y⁵ होल रेज़ टू पावर 55 के एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होने वाले हैं? पावर 55 तो टोटल कितने टर्म्स? उस 56 में से ऐसे कितने टर्म्स होंगे जहां पर x या तो y दोनों में से किसी का भी पावर फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो? ऐसे कितने टर्म्स होंगे जब x और y दोनों का पावर में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ आ गया? रेडिकल साइन ध्यान में रखिएगा वर्ड। अब ऑब्वियसली मैं इसका एक्सपांशन करके तो नहीं बैठूंगा, 56 थोड़ी लिखने बैठूंगा,
तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन हम एक्सपांशन नहीं कर रहे, देख लो ना कितने क्वेश्चन कर लिए 2 क्लास, हम हमेशा एक ही काम कर लिए, जनरल टर्म लगाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, जनरल टर्म लगाते हैं। जनरल टर्म में मुझे नॉर्मली आर नहीं पता होता, आर मुझे कब पता चलेगा जब टर्म नंबर पता हो, मुझे नहीं पता इसका कौन सा टर्म ढूंढना है, तो आर नहीं पता, बट बाकी तो सब पता है। एन क्या, तो एनसीओ पार एक्स कौन, एक्स रेज़ टू 1/5 उसका पावर, एन माइनस आर वाई कौन, वाई रेज़ टू उसका पावर आर, एनसीओ पावर एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस आर वाई रेज़ टू पावर आर। तो क्या हो जाएगा ये 55 CR एक्स का पावर 55 माइनस आर डिवाइड बाई 5 और वाई का पावर आर बाय 10। एक्स और वाई दोनों का पावर कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो वाई का पावर आर बाय 10 आया, वहां पर आर को कंपलसरी क्या होना पड़ेगा, अगर रेडिकल साइन नहीं चाहिए तो टेन का कोई मल्टीपल होना पड़ेगा, सही है ना। तो यहाँ पर यहाँ के हिसाब से आर की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है, 0 तो हो सकता है, हटाओ 0, 10, 20, 30 और 40, 50 हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 55, तो 55 का आगे तो नहीं जाएगा। इसमें से कुछ भी आएगा तो यहाँ काम कर लेगा। अब यहाँ जाए तो सिर्फ y की बात है, आपको रेडिकल साइन की तो x का भी पावर फ्रैक्शनल नहीं चाहिए और y का भी नहीं चाहिए, इसके हिसाब से आपका r किसको बिलोंग करता होगा, y का मल्टीपल चाहिए। 55 माइनस क्या करोगे जिससे वो 5 का मल्टीपल हो जाए, 0 चलेगा, 0 रखोगे तो 55/5 चलेगा, फिर 5 चलेगा, 10 चलेगा, 5 के सारे मल्टीपल बनेंगे 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 ये चलेंगे। ये सारे यहाँ पर चलेंगे, ये सारे यहाँ चलेंगे, बट जो आप आर पुट करोगे ऐसा तो होगा नहीं कि आर यहाँ कुछ अलग पुट करो, यहाँ कुछ अलग पुट करो, दोनों में आर को तो मेरे काम की वैल्यू कौन सी, जो दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे काम की वैल्यू में कौन आएंगे, इसका मतलब ये है इसके एक्सपांशन में टोटल 56 टर्म्स होंगे, उस 56 में से R0 मतलब फर्स्ट टर्म, R0 टर्म नंबर कौन सा, फॉर 11, 24, 34, 44 से 51, ये 6 टर्म ऐसे होंगे जिसमें x और y दोनों का पावर इंटीजर होगा। बाकी सब में हो सकता है कि x और y दोनों फ्रैक्शनल हो सकता है कि x इंटीजर हो बट y फ्रैक्शनल हो सकता है कि y फ्रैक्शनल हो और x इंटीजर हो, पर ऐसा नहीं होगा x इंटीजर y फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये सारी वैल्यू इसमें ठीक है ना। पर आपको फाइनली ऐसे टर्म चाहिए जिसमें x और y दोनों का पावर इंटीजर होना चाहिए, ऐसे टोटल कितने टर्म आ रहे हैं 6 टर्म। अगर सिर्फ टर्म नंबर पूछा होता तो 6 टर्म्स हो जाते हैं, कौन कौन से पूछा होता तो फॉर 11, 24, 34, 41 एंड 51 ये सब आ रहे हैं। और टर्म नहीं फाइंड कर सकते, पता नहीं कितने रेडिकल साइन से फ्री होंगे, तो वैसे 6 टर्म आए समझ में। तो रेडिकल साइन वर्ड ध्यान में रखिएगा, उसके बाद वाला 29 पूरा सेम है, ऐसा ही है, डज नॉट कंटेन द इरेशनल एक्सपांशन, जिसको पावर में फ्रैक्शनल टर्म हो तो हमें इरेशनल टर्म ही तो बनेगा। यस, अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन की जगह पर फ्री फ्रॉम इरेशनल टर्म, तो भी यही आंसर होता है। इरेशनल टर्म मतलब कौन सा, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, दो कैसे होते हैं 1/2, 1/3, 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडिकल साइन की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज कर लिया इरेशनल। तो फिर सेम ही क्वेश्चन है, सेम करेंगे सब कुछ और उसके बाद ये देख लेंगे कि दोनों का पावर 3 का पावर 1/3 दिया हुआ है, 2 का पावर 1/2 दिया हुआ है, उसमें कब रेडिकल साइन नहीं आता होगा ये आपको पता करना है। कर लोगे, सेम ही है पूरा।
पर क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 में बोले फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion fourth root of 2 means 2 का power 1/4 plus fourth root of 3 तो 3 raised to उसका पावर n। क्वेश्चन क्या है कि इसके एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो √6:1 है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन √6/1। तो आपको बोला है n की वैल्यू पता है, तो पहले तो मुझे बताओ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा तो r को क्या रखना, 4, तो r को 4 रखो तो फिफ्थ टर्म क्या लिखोगे, आप बोलो मैं लिखता हूँ NC4 1/4 का पावर and 1/3 का पावर 4 का r को 4 पता है ना, फिफ्थ टर्म ढूंढना है तो r को पता ही है 4, इसमें n नहीं पता है और बाकी सब पता है। डिवाइड बाय फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बिगिनिंग से कौन सा टर्म है पता करना पड़ेगा और उसका मैंने आप लोगों को शॉर्ट कर दिया हुआ क्या था वो t मतलब कौन एक्सपेंस, तो पावर n है तो टोटल टर्म n+1 t minus r plus 1 term from beginning, ऐसे था ना, r term from end equal to t minus r plus 1 term from beginning, t means total number of terms, power n तो total terms कितने हैं n+1, तो t minus r plus 1 देखिए कितना आएगा n-3 हो जाएगा। अगर n-3 टर्म फाइंड करना है बिगिनिंग से तो r को क्या रखना पड़ेगा, n-3 टर्म फाइंड करना है बिगिनिंग से तो r को क्या रखना पड़ेगा n-4, तो r को अगर n-4 रखोगे तो क्या हो जाएगा उसका जनरल टर्म NC of n-4 2⁻⁴ का पावर n-4 into 1/3⁴ का पावर n-4, और ये आंसर किसके इक्वल है, NC4 और NCn-4 तो सेम होता है, कौन सी प्रॉपर्टी, NC of r equal to NC of n-r, ये तो दोनों सेम है, तो वैसे कट हो जाएंगे। 2 का पावर क्या रहा यहाँ पर n-4/4 और यहाँ पर n कट हो गया माइनस प्लस 4, सिर्फ 4 बचा, वो 4 और ये 4 भी कैंसल, तो 2 का पावर कितना बचा, 1 ऊपर जाएगा, बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन, ठीक है। ये जो 1/3⁴ का पावर n-4 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में देखा जाए तो कहाँ जाता जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 3 का पावर कितना n-4/4, 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, तो 3 का पावर n-4/4 और ये 1/3⁴ का पावर 4, ये 4 और ये 4 कट, तो 3 का पावर कितना बचा, वो कहाँ जाएगा डिवीजन में, 1 है ना, ये कहाँ चला जाएगा डिवीजन में, सही है, और डिवीजन में से वापस ऊपर आएगा तो 3 का पावर -1 बेस से में तो पावर का एडिशन, ये समझ आया, और सामने क्या है इक्वल टू √6 मींस 6 का पावर
1/2। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 का पावर कितना आ रहा है, n-8/4 और 3 का पावर भी वही आ रहा है, n-8/4। बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है, पावर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो 6 का पावर n-8/4, सामने 6 का पावर 1/2, बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे तो n-8/4 इक्वल टू 1/2। अरे ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4/2 is 2, तो n-8 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 10। तो n पता करना था, n पता है। इस क्वेश्चन में मेन जो जनरल टर्म का तो कंसेप्ट है, बट साथ में ये भी पता होना चाहिए r टर्म फ्रॉम एंड होगा तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म बनेगा ये पता कैसे करें। समझ आया 34? क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40। If the coefficient of second, third and fourth term in the expansion of 1 plus x raised to n are in AP, are in arithmetic progression, then find the value of n। कौन कौन से टर्म के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं लोग, तो मुझे बताओ सेकंड टर्म के लिए r को क्या लोगे, 1, तो लिखोगे कैसे, NC of 1, r को 1 है ना, 1 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है, x का पावर 1। फिर थर्ड टर्म के लिए r को 2 लोगे तो क्या आएगा, NC2 x का पावर 2। फिर फोर्थ टर्म तो r को 3, तो क्या होगा, NC3 into x raised to power 3। उन्होंने 3 टर्म लेने को बोला था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों टर्म ले लिए। ये तीनों टर्म लेने के बाद पूछा क्या है, बोला क्या हम लोगों ने, ये जो तीनों टर्म हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to n are in AP। और ये जो ये कोएफिशिएंट इसको बोलोगे ना तो कांस्टेंट है, ये किस में है, NC1, NC2, NC3 are in AP। आपको पूछा n की वैल्यू फाइंड करके दो, ये भी आप सब लोगों को 10 से पता है, तो क्या है, अगर ये एपी में इसका क्या मतलब हुआ, NC2 माइनस NC1 इक्वल टू NC3 माइनस NC2। एपी मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट, डिफरेंस सेम होना चाहिए। NC2 को साथ में लूंगा तो ट्वाइस ऑफ द NC2 इक्वल टू NC1 प्लस NC3, कैसे होगा, NC2 कैसे सोल्व करोगे, NC2 को n into n minus 1 divided by 2 into 1, कैसे होगा ना, NC2, NC1 is n, NC3 n minus 1 divide by 3 into 2 into 1। पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर तीनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों तरफ से n भी कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, n minus 1, यहाँ पर 1 प्लस n minus 3 into n minus 2 का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। किसी कैल्शियम ले लेते हैं, ये 1 को भी इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो 1 को शिफ्ट करूंगा तो n minus 1 minus 1, तो n minus 2 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6n minus 12 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। सबको साथ में लेंगे तो
0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 10 सॉरी प्लस 14 14 होगा ना? अच्छा 9 सॉरी 9 माइनस 3 माइनस 6n तो माइनस 9 तो 7 और 2 दो फैक्टर्स आ रहे हैं n minus 7 and n minus 2 so there are two possibility n equal to 7 or n equal to 2 n की दो possibility है बट एक पॉसिबल नहीं होगा कौन सा और क्यों? टू पॉसिबल नहीं होगा टू पॉसिबल नहीं होगा क्यों? n से 3 मतलब 2 से 3 हो जाएगा n 2 होगा तो फिर टर्म ही 3 नहीं होता होंगे और ये तो 4 टर्म की बात चल रही है n equal to 2 पॉसिबल नहीं होगा तो फिर पॉसिबल वैल्यू कौन है? n equal to 7 और 2 तो स्टार्ट आपका बाइनोमियल थ्योरम से होगा हर क्वेश्चन उसके लिए जनरल टर्म बस बताओ उसके बाद फिर वो कुछ अलग पूछ सकते हैं जहाँ पर और कुछ चैप्टर के कंसेप्ट काम आते हो आपको उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 41 वैसा ही कुछ है देने का तरीका थोड़ा अलग है कौन कौन से 3 टर्म लेने को बोला है 3 कंसेक्यूटिव टर्म अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है तो आप कौन से 3 टर्म लोगे कोई भी चीज पर कोई भी चीज तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ले क्योंकि वो फिर सामने वाले बोलेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आपने प्रूव किया सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए तो किया ही नहीं तो हमें कोई जनरल 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेने पड़ेगा तो हम क्या लेंगे r+1 and r+2 है ना कोई पर्टिकुलर नंबर लेके फिर नहीं कर पाऊंगा मैं तो हम लोग क्या करेंगे उस 41 में द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म तो लेट बी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर r टर्म r+1 टर्म एंड r+2 टर्म ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए अब बोला है कि ये जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:7:14 तो बोला n की वैल्यू फाइंड करो तो पहले तो मुझे बताओ r टर्म अगर है तो जनरल टर्म के हिसाब से मुझे r को क्या लेना है r माइनस तो t ऑफ r-1 प्लस 1 इक्वल टू अच्छा किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है 1 प्लस x रेज़ टू n तो r टर्म के लिए r को लिया हमने r-1 लिखेंगे कैसे nc ऑफ 1 का पावर लिख नहीं रहा हूं x का पावर r+1 टर्म के लिए r को क्या लोगे तो क्या हो जाएगा nc ऑफ r x रेज़ टू पावर r+2 टर्म के लिए r+1 प्लस 1 तो nc ऑफ r+1 इंटू x रेज़ टू पावर इसका कोएफिशिएंट कौन है nc ऑफ r-1 इसका कोएफिशिएंट कौन है nc ऑफ r इसका कोएफिशिएंट कौन है nc ऑफ और ये दिया हुआ है हमें 1:7:14 और हमें n और r दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन तो सिर्फ पूछा है बट अपने को दोनों मिल जाएगा दो अननोन है n भी नहीं पता r भी नहीं पता अगर दो अननोन को सोल्व करो तो कितने इक्वेशन चाहिए आपको मिनिमम दो तो चाहिए और वो दो इक्वेशन कैसे मिलेंगे इसका और इसका रेशियो लेके कैसे और इसका और इसका रेशियो लेके कैसे इसका और इसका रेशियो लोगे इसका मतलब क्या हुआ nc ऑफ r-1 अपॉन nc ऑफ r इक्वल टू 1/7 और इसका रेशियो लोगे तो मतलब क्या होगा nc ऑफ r अपॉन nc ऑफ r+1 इक्वल टू 7/42 nc ऑफ r-1 अब सॉल्व अभी आपको बाइनोमियल खत्म हो चुका है यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन चालू हो चुका है कि आपको फॉर्मूला को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है से करना आता है कि नहीं आता है nc ऑफ r-1 की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय nc ऑफ r क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू फिर क्या करते थे हमें
बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके उसको कैंसिल करवा दें। पहले तो n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। r फैक्टोरियल बड़ा है या r माइनस 1 फैक्टोरियल? तो r फैक्टोरियल को क्या लिखा? तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल कट दिया होगा तो फिर क्या बचा होगा? r n माइनस r बड़ा है या n माइनस r प्लस 1? क्या लिखेंगे इसको? n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r, वो कट जाएगा तो नीचे बचा होगा n माइनस r प्लस 1। ये समझ आया? क्योंकि फैक्टोरियल हटेगा नहीं तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा नहीं। हट गया फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 7r इक्वल टू n माइनस r प्लस 1, 8r इक्वल टू n प्लस 1। ये रिलेशन मिला। अब इसको सोल्व करो। NC of r की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। NC of r प्लस 1 में सेम फॉर्मूला यूज करते हैं तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये सब किसके बराबर है? 7/42 मतलब 1/6। n फैक्टोरियल कट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। ये बड़ा है या r प्लस 1 बड़ा है या r बड़ा? क्या लिखेंगे इसको? r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल तो कर दिया होगा। ये डिवाइड में आया होगा, ये न्यूमरेटर में गया होगा, है ना? तो n माइनस r बड़ा है या n माइनस r माइनस 1 बड़ा है? इसको क्या लिखोगे? n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल तो कर लिया होगा इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? ये 6r प्लस 6 इक्वल टू n माइनस r। करेक्ट? माइनस r इस तरफ आएगा तो 7r इज इक्वल टू n माइनस 6। ये आपका सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है। तो हम क्या कर लेते हैं? n की वैल्यू दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं। n की वैल्यू वहां पर क्या आएगा? 8r माइनस 1 इक्वल टू 7r प्लस 6। तो माइनस 6 उत्तर देगा प्लस 6 को देगा। 7r उत्तर हो जाता है 8r माइनस 7r, r 6 प्लस 1 7। r कितना आ गया? 7। r की जगह पर अगर 7 रख दिया जाए कोई भी रिलेशन तो 8 से बन जाए 56, 56 माइनस 1 n 55 आ जाएगा और r। तो मैंने आप लोगों को जनरल टर्म को लेके अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है मैंने सारे आपको बताने की ट्राई किया। अब तक DPP1 पूरा बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन भी बनेंगे वो आप छोड़ देना, मैं बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग 42 और 43 बस ये दो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन करोगे सही से सही ढंग से करोगे तो सारी बन जाएगी। आप लोगों को DPP1 अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो अभी की टेस्ट के लिए